अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, हम अपने नावल बेइंतहा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। दराब इसको लुटाकर इसके बहुत करीब बैठकर इसके चेहरे को देखने लगा था, जो दुनिया जहान से बेखबर नींद के मज़े ले रही थी। वो कितनी ही देर बैठा इसको देखता रहा था। जब भी इसको गुस्सा आता था तो वो इसकी तस्वीर देखकर अपना गुस्सा कम करता था, और आज वो पूरी की पूरी इसके सामने इसके बहुत करीब थी, जिसको वो हाथ बढ़ाकर छू भी सकता था। तुम्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है अबीहा कि तुम मेरे लिए क्या हो, कितनी मोहब्बत है मुझे तुमसे। वो इसके चेहरे के एक एक नक्श को अपने दिल में उतार रहा था। और तुम देखना, एक दिन तुम्हें मेरी इस मोहब्बत का यकीन भी हो जाएगा, बल्कि तुम मुझसे भी ज़्यादा मोहब्बत करने लगोगी मुझसे। ये दराब खान का वादा है तुमसे। वो अपनी बात कहकर मुस्कुराया था और झुककर इसके पेशानी पे अपनी मोहब्बत की पहली मोहर साबित की थी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि होशियार रहो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब देखो, तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमें कितना बड़ा नुकसान हो गया है। सुल्तान अपने सामने खड़े अब्बास पे अपना गुस्सा निकाल रहा था, जबकि अब्बास खुद अपना गुस्सा जब्त किए खड़ा था। कल इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। वो दोनों ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि डीके के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। इनका माल इन तक पहुंचने से पहले ही डीके ने इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, और इस बार तो इसने इनके आदमियों को भी नहीं छोड़ा था। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि डीके को क्या खबर हुई इस डील के बारे में, क्योंकि इस बार इस डील के बारे में मेरे अलावा बस मेरे एक ख़ास आदमी को ही खबर थी, मगर ये बात डीके तक कैसे पहुँची ये समझ नहीं आ रहा है। अब्बास कुछ परेशानी से बोला था। हमें जल्द ही इस डीके का कुछ करना होगा, वरना आगे चलकर वो हमारे लिए ख़तरा भी बन सकता है, सुल्तान पुरसोच अंदाज में बोला था। वो लोग डीके नाम और इसके अलावा इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो बहुत ताकतवर था और वो लोग मुकाबला नहीं कर सकते थे। डीके को रोकना उनके लिए बहुत मुश्किल था। जी डैड, आप फ़िक्र ना करें, इस काम के लिए बहुत पहले मैंने अपना आदमी लगाया हुआ है, और आप देखना इस बार हम इसको ज़रूर मात देंगे। अपनी बात कहने के बाद अब्बास के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट थी, जिस पे सुल्तान सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर रह गया था। सूरज की रोशनी ग्लास वाल को पार करती इसके चेहरे पे पड़ रही थी। नींद में इसको ये रोशनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। इसने फ़ौरन से करवट बदली थी इस रोशनी से बचने के लिए। अभी भी वो ऐसे ही लेटी रहती अगर इसका दिमाग पूरी तरह से बेदार ना होता। खुद को नरम बिस्तर पे महसूस करके इसने एक झटके में अपनी आंखें खोली थी। अभी इसने आंखें ही खोली थी कि अपने बिल्कुल बराबर में इस शख्स को लेटा देखकर वो इतनी ही तेज़ी से बेड से उठी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नज़दीक आने की और यहाँ पर लेटने की? वो खड़ी होते ही बहुत ही तेज़ आवाज़ में बोली थी। गुस्से की वजह से इसका चेहरा एकदम सुर्ख हो गया था। इसको बहुत अच्छे से याद था कि वो बेड पे लेटी ही नहीं थी, वो वहीं ग्लास वाल के पास बैठी थी। इसकी बेड पे मौजूदगी इस बात का सबूत थी कि इस शख्स ने फिर इसको छूने की हिम्मत की थी। जबकि दराब बड़े आराम से बेड पे लेटा इसके तासरात से मज़े ले रहा था। वो सुबह ही इसके रूम में आया था और इसको सो देकर जानबूझकर इसके पास लेटा था। मकसद सिर्फ इसको अपनी हरकतों से तंग करना था। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद का फ़ायदा उठाने की? इसको अपनी तरफ देखता पाकर वो फिर से इससे मुखातिब हुई थी। अबीहा का बस नहीं चल रहा था कि वो इस शख्स की जान ही ले लेती। शायद तुम भूल रही हो, तुम इस वक्त मेरी कैद में हो, मेरे घर और मेरे बेडरूम में मौजूद हो। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। वो अपनी बात कहता हुआ बेड से उठकर इसकी तरफ बढ़ा था। इसको अपनी तरफ बढ़ता देखकर अबीहा थोड़ा पीछे हुई थी। और दूसरी बात ये कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएं, और तुम्हारे करीब होने के लिए मुझे तुम्हारे नींद में होने की ज़रूरत नहीं है। ये काम मैं तुम्हारे जागते हुए भी कर सकता हूँ और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी। वो इसको अपनी बातों से बहुत कुछ जता रहा था। तुम जैसे घटिया आदमी से किसी भी चीज़ की उम्मीद की जा सकती है। इसकी बात सुनकर अबीहा का गुस्सा मज़ीद बढ़ा था। इसके लिए ये सब अब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। इसकी बात सुनकर दराब गुस्सा होने के बजाय खुलकर मुस्कुरा रहा था। अच्छी बात है, अब तो तुम्हें मुझसे ही उम्मीदें रखनी चाहिए, और हर तरह की रखो, अच्छी भी और बुरी भी। वो इसके चेहरे को नरम निगाहों से देखता हुआ बोला। इसकी नज़रों की तपश से घबराकर अबीहा ने अपना चेहरा ही दूसरी तरफ मोड़ लिया था। इसके इस तरह से करने पर दराब के चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट आई थी। मैं नाश्ता भिजवा रहा हूँ, कर लेना, वरना मुझे इस मामले में भी ज़बरदस्ती करनी आती है। दराब फिर से इसके सामने जाकर बोला था। आंखों में वार्निंग थी कि वो जो कह रहा है इसको करेगा भी। और सुनो, आज से तुम इस कमरे में कैद नहीं रहोगी, तुम्हें आज़ादी देता हूँ इस घर में, सिर्फ घर में। वो रूम से जाते जाते एकदम मुड़ा था और अपनी बात से अबीहा को हैरान परेशान छोड़ता रूम से निकल गया था।
वो तेज़ तेज़ कदम उठाती घर वापस जा रही थी। आज इसकी ड्यूटी भी काफ़ी देर से ख़त्म हुई थी। पहले जब इसको देर होती थी तो कोई परेशानी नहीं होती थी क्योंकि अबिहा इसके साथ होती थी, पर अब वो फिर से अकेली हो गई थी, इसलिए जल्दी जल्दी जा रही थी। इसका घर कुछ ही फासले पे रह गया था। चलते चलते एकदम इसको लगा कि कोई इसका पीछा कर रहा है। इसने मुड़कर देखा तो इसको कोई नज़र नहीं आया था, तो इसने सर झटक के फिर से अपने कदम बढ़ाए थे। अभी वो कुछ ही कदम चली थी कि किसी ने एकदम से इसका रास्ता रोका था। कहाँ चली, कुछ देर हमारे साथ भी गुजार लो, एक लड़का एकदम से इसके सामने आकर बोला था। इशल इसके बाद नज़रअंदाज करती साइड से निकली थी। वो चाहे कितना भी खुद को मजबूत जाहिर करती, पर थी तो वो एक लड़की ही। सुनसान सड़क, कोई था भी नहीं कि उसको अपनी मदद के लिए पुकारती। वो अभी आगे बढ़ी ही थी कि इस लड़के ने इसकी कलाई थाम ली थी। इशल के डर में मज़ीद इजाफा हो रहा था इसकी हरकत पे। इतनी भी क्या जल्दी है जान, कुछ देर तो रुको ना, वो लोफराना अंदाज में बोला। इसकी तरफ एक आंख दबाई थी। इसके बाद सुनकर इशल ने अपने डर को चपाती गुस्से से अपना दूसरा हाथ इसको मारने के लिए उठाया था, मगर इस लड़के ने इसका इरादा भांप कर इसका दूसरा हाथ भी अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मेरा हाथ छोड़ो वरना तुम्हारा वो हाल बनाऊंगी कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। इशल अपना डर भुलाकर गुस्से से बोली थी। उफ उफ उफ, इतना गुस्सा, मार डालने का इरादा है क्या मेरी जान? वो फिर से इसकी बात का मजाक बना रहा था। इस पर इशल को शिद्दत से अपने अकेले होने का एहसास हो रहा था। इसका हाथ छोड़ो वरना तेरी जो मैं हालत बनाऊंगा वो तेरी बर्दाश्त से बाहर है। वो लड़का इससे पहले कि कुछ करता उमर ने आकर इसके पीछे से गर्दन दबोची थी और एक ही लम्हे में इसको इशल से दूर किया था। वो लड़का इस अचानक पड़ने वाली आफत पे एकदम से घबराया था और अपने सामने खड़े लड़के को देखा जो गुस्से से इसकी तरफ देख रहा था। उमर का गुस्सा देखकर एक लम्हा लगा था उस लड़के को वहाँ से भागने में। इशल के लिए ये सब कुछ अचानक हुआ था। वो कभी अपने सामने उमर को देखती तो कभी उस लड़के को जो भागता जा रहा था। चलो अब यहीं खड़े रहने का इरादा है? इसको ऐसे खड़ा देखकर उमर ने इसको मुखातिब किया था। इसकी आवाज़ सुनकर इशल ने चौंक कर उमर की तरफ देखा था जो आगे खड़ा इसके चलने का इंतज़ार कर रहा था। इसके कहने पे इशल फिर से तेज़ी से बढ़ी थी और पल में उमर से आगे निकल गई थी। आज पहली बार इसको उमर का ख़ुद को मुखातिब करना बुरा नहीं लगा था, इसमें इसका शुक्रिया करने की भी हिम्मत नहीं थी। उमर आहिस्ता आहिस्ता से इसके पीछे चलता रहा था और वो रोज़ ही इशल का इसके घर तक पीछा करता था और वो अब सोच रहा था कि अगर वो ऐसा ना करता तो आज इशल किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी। वो अभी वॉशरूम से फ़्रेश होकर निकली थी। आज वो ख़ुद को थोड़ा फ्रेश महसूस कर रही थी। वो इस शख्स के बारे में सोच रही थी जो इसको यहाँ लेकर आया था। आज इसने जो कहा था उसने इसको कहा था कि तुम इस रूम में कैद नहीं हो, और इसने इसके पूरे घर को देखा था। बाहर का तो पता नहीं, लेकिन अंदर से ये घर बहुत आलीशान था। इसने इस घर को देखने के साथ साथ यहाँ से फ़रार की राह भी तलाश की थी, मगर बदकिस्मती से इसको कोई राह नहीं मिली थी। वो बेदिली से वापस इसी रूम में आ गई थी जहाँ इसने इसको रखा हुआ था। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि तुम इस वक्त मेरे बारे में ही सोच रही होगी। वो अपनी सोचों में गुम थी जब इसको अपने पीछे से इसकी आवाज़ सुनाई दी थी। गलत फहमी है तुम्हारी, मैं इस कैद से आज़ाद होने के बारे में सोच रही हूँ, अबिहा इसकी तरफ देखकर तंजिया अंदाज में बोली थी। और तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि यह नामुमकिन है तुम्हारे लिए। वो भी इसी के अंदाज में बोला था। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मुझसे दूर रहो। वो बात करता करता इसके बहुत करीब आ गया था। एक बात तुम्हें समझ में नहीं आती मेरी, इसको फिर से अपने करीब आता देखकर वो गुस्से से बोली थी। नहीं आती समझ, तुम समझा दो। दराब इसका इस वक्त ज़ब्त आजमा रहा था। जानते क्या हो तुम मेरे बारे में जो तुम मुझे यहाँ लेकर आ गए हो? बोलो क्या जानते हो? अबिहा ने इसको अपने बारे में बताने का सोचा था। शायद वो इस बात से अनजान था कि इसको लगा था कि इसका सच सुनकर शायद वो इसको छोड़ देता। नहीं पता, ये भी तुम बता दो। दराब इसके चेहरे को अपनी नज़रों के हसार में लिए हुए था। आज आखिर वो पल आने ही वाला था जिसका इसको इंतज़ार था। तुमने मुझे यहाँ कैद तो कर लिया है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मैं किसी की बीवी हूँ, निकाह में हूँ मैं किसी के। अबिहा ने जैसे अपनी तरफ से धमाका किया था इस पर, मगर इस पे तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ था इसकी बात पर। आज ना चाहते हुए भी कबूल किया था कि वो किसी की बीवी है। ख़ुद को इस शख्स के साथ जोड़ा था जिससे इसको बेपनाह नफ़रत थी। ये बात तो मैं शुरू से जानता हूँ अबिहा। दराब खान, इस बार इसने अबिहा के सर पे धमाका किया था।
ये शख्स तो इसके नाम के साथ इसके शोहर का नाम तक जानता था। वो फटी फटी निगाहों से इसकी तरफ देख रही थी। कौन कौन हो तुम? अबीहा से बोला भी नहीं जा रहा था। खुद को इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। अभी खुद को जिसकी बीवी बता रही थी वो शोहर हूँ मैं। दराब ने जैसे एक और धमाका किया था, जबकि अबीहा को लगा कि इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। वो अपने कदमों पर लड़खड़ाई। इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरती, दराब ने इसका बाजू पकड़कर इसको गिरने से बचा लिया था। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो। अगर ये खबर झूठ हुई तो तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। अब्बास ने अपने सामने खड़े अपने खास आदमी की तरफ गुस्से से देखकर बोला, जो इसी की तरफ देख रहा था। सर, आप जानते हैं मैंने कभी अपने काम में कोई गलती नहीं की है। जैसा आपने बोला बिल्कुल ऐसा ही किया है आज तक। मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जिसकी आप तलाश कर रहे हैं असल में वो सबा नहीं अबीहा है। कुछ महीने पहले ही वो इस शहर में आई थी अपनी दोस्त इशल के साथ, और इस क्लब में काम करने के लिए इसने अपना नाम बदला था। वो खड़ा इसको तफसील से सारी बात बता रहा था जो इसने सबा के बारे में मालूम की थी। ये बात सुनकर अब्बास फिर से सोच में पड़ गया था। वो इसका खास आदमी था और आज तक इसने अपने कोई भी काम में गलती नहीं की थी। अब्बास को इसकी कही एक एक बात पर यकीन था। वो कुछ दिनों से सबा की क्लब में गैर मौजूदगी देख रहा था। इशल से जब भी पूछता इसका एक ही जवाब होता था। हर बार अब्बास को कुछ तो गलत होने का एहसास हुआ था, और फिर इसने अपने आदमी से सबा के बारे में पता लगाने के लिए बोला था। इसके बाद इसको पहले सबा के गायब होने और अब इसके असली नाम के बारे में मालूम हुआ था। इतनी सारी मालूमात हासिल कर लेने के बाद अब्बास हैरान था। आखिर इस तरह अचानक वो जा कहाँ सकती थी। इसको कुछ तो अजीब लगा था। कुछ तो था इस अबीहा के पीछे जिसको जानना अब इसके लिए ज़रूरी हो गया था। सर, अब आगे क्या करना है? अब्बास को खामोश देखकर वो फिर से इससे मुखातिब हुआ था। तुम अपना काम जारी रखो और जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी इस अबीहा के बारे में मुझे और मालूमात चाहिए। अब्बास ने इसको अपना अगला हुक्म दिया था और वहाँ से जाने का इशारा किया था, जिसे सुनकर वो वहाँ से चला गया था। अभी खुद को जिसकी बीवी बता रही थी वो शोहर हूँ मैं। वो अपने कदमों पर लड़खड़ाई। इससे पहले कि ज़मीन पर गिरती, दराब ने इसका बाजू पकड़कर इसको गिरने से बचा लिया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम, और दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाओ मुझे। इसने एक झटके में इससे अपना बाजू आज़ाद करवाया और इससे दूर हुई थी। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है बस वही बता रहा हूँ। अबीहा दराब खान, इस वक्त जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये वो शख्स है जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है। शोहर है तुम्हारा दराब खान। वो खड़ा बोल रहा था, जबकि अबीहा को लग रहा था कि ये इसके लफ्ज़ नहीं हैं, तीर हैं जो इसके पूरे बदन में लग कर इसको ज़ख्मी कर रहे हैं। क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा है कि जिस शख्स से तुम भाग रही थी, यहाँ तक कि अपना नाम तक बदल लिया, और आज वो तुम्हारे सामने खड़ा है। वो इसके चेहरे के तासीरात देखकर बोला था, जिसकी आंखों में इस वक्त इसके लिए नापसंदीदगी थी। नहीं हो तुम मेरे कुछ और ना ही मैं तुम्हें कुछ समझती हूँ। अबीहा का ज़ब्त टूटा था। वो एकदम से चिल्लाकर बोली थी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अब भी बोल रहा हूँ, तुम्हारे इनकार से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बड़े आराम से बेड पे बैठकर दिल जलाने वाले अंदाज में बोला था। अबीहा का बस नहीं चल रहा था कि इसको रूम से बाहर निकाल दे। इस वक्त इससे इसकी शक्ल तक बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तुम्हें फ़र्क पड़े या ना पड़े मुझे परवाह नहीं है, और मैं कभी इस रिश्ते को कबूल नहीं करूँगी, और तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हो। अबीहा ने उंगली उठाकर जैसे इसको वार्न किया था। इसके इस अंदाज में दराब के होंठों में मुस्कुराहट आई थी, जिसको इसने बड़ी मुश्किल से रोका था। मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते को लेकर कभी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तुम खुद पूरे दिल के साथ इस रिश्ते को कबूल करोगी। वो बेड से उठकर इसके बहुत करीब आकर खड़ा हो गया था। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं मर जाऊँगी लेकिन कभी तुम्हें अपना शोहर कबूल नहीं करूँगी। इसकी बात पे अबीहा तंजिया हंसी थी। आज तो तुमने ये बकवास कर दिया, आइंदा मैं तुम्हारे मुँह से ये अल्फाज ना सुनो। दराब को इसकी बात नागवार गुजरी थी। इस बार इसके लहजे में सख्ती थी। मेरा ख्याल है तुम थक चुकी हो काफ़ी, तुम्हें आराम करना चाहिए। बातें तो होती रहेंगी, आखिर तुमने तो अब यहीं पर रहना है। वो इसकी पीठ को देखकर बोला था। वो जानता था अचानक सच सामने आ जाने से वो परेशान होगी, इसलिए इसका मज़ीद परेशान ना करने का इरादा इसने तुर्क कर दिया था और रूम से बाहर चला गया था। इसके जाने के बाद अबीहा गिरने के अंदाज में बेड पे बैठी थी। किस्मत के इस खेल पे वो दुख करने के अलावा और भी नहीं सकती थी।
ये लो आ गया तुम्हारा घर, अब जल्दी जाओ अंदर, फिर मुझे भी जाना है। हसन इशल के घर के सामने रुकता हुआ बोला तो इसकी बात पर इशल मुस्कुरा दी थी। हसन तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम मेरे साथ यहाँ तक आए। इशल ने मुस्कुराकर इसका शुक्रिया अदा किया। कल के बाद से इसको रात को घर वापस आने में डर महसूस हो रहा था। वो इसी परेशानी में बैठी थी जब हसन इसके पास आया था, और जब इसने इशल की परेशानी की वजह पूछी तो इसने इसको पूरी बात बताई थी। बस उमर के बारे में इसने इसको कुछ नहीं बताया था। इसकी बात सुनकर हसन ने रोज़ इसको घर तक छोड़ने के बारे में बोला था। इशल ने इसको बहुत मना किया था, मगर इसने चुप करा दिया इसको कि वो इसका दोस्त है और इसके लिए इतना तो कर ही सकता है, जिस पे इशल खामोश हो गई थी। हसन के जाने के बाद वो घर में दाखिल हुई थी। अपना पर्स लॉन्च में डालकर वो अपने रूम में आई थी। अभी इसने रूम की लाइट ही ऑन की थी कि किसी ने पीछे से इसका बाजू पकड़ के दीवार से लगाया था। इशल इस आफत के लिए तैयार ना थी। एकदम से इसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली थी, मगर सामने खड़े शख्स को देखकर इसकी चीख को ब्रेक लग गई थी। तुम यहाँ। उमर को अपने सामने देखकर इसकी आंखों में हैरानी थी, मगर इसको इस वक्त अपने घर और इसकी इस हरकत पे इसके माथे पे बल पड़ गए थे। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम मुझे इस शख्स के आसपास नज़र ना आओ, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। उमर इसकी बात नज़रअंदाज करता इससे अपना सवाल कर रहा था। आंखों में इस वक्त गुस्सा था। तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे किसके पास रहना है और किसके नहीं? इशल भी इसी के अंदाज में बोली थी। कल वो इसके बारे में कितना अच्छा सोच रही थी, मगर आज इसकी इस हरकत से इसकी नापसंदीदगी मज़ीद बढ़ रही थी। आने तो वो वक्त भी बता दूंगा तुम्हें। अगर अब तुमने मेरी बात ना सुनी, जो मैं कहूँगा उसको अगर तुमने ना माना, तो जो होगा उसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। उमर ने इसके बाजू पे अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त की थी और इसकी आंखों में देखकर बोला था। इसकी आंखों में गुस्सा देखकर इशल एक पल के लिए डर गई। मेरा बाजू छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। इशल को इस बार इसकी सख्त पकड़ से गुस्सा आया था। वो अपना छुपाती थोड़ा गुस्से से बोली थी, ये आखिरी बार था इशल, अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो अंजाम तुम खुद देख लेना। उमर इसका बाजू आज़ाद करता हुआ बोला और एक नज़र इसकी तरफ देखता। जैसे आया था वैसे ही चला गया था। इसके जाने के बाद इशल बहुत देर तक आज इसके रवैये के बारे में सोचती रह गई थी, और साथ साथ गुस्सा था जो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मतलब तुमने अबीहा को सच बता दिया है कि तुम कौन हो? उमर अपने सामने बैठे दराब से सवाल कर रहा था, जो बैठा अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। हाँ, बता दिया है, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? एक ना एक दिन तो इसको बताना ही था कि मैं कौन हूँ, तो मैंने अब बता दिया। दराब लापरवाही से कंधे अचकाकर बोला था। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मगर मैं सोच रहा था पहले इसके दिल में तुम्हारे लिए जो नफ़रत है इसे ख़त्म कर देते। अब तो वो गलत सोच रही होगी तुम्हारे बारे में। उमर बोलते बोलते एक पल के लिए रुका और दराब की तरफ देखा, जिसका ध्यान अब मुकम्मल इस था। साफ साफ बोलो उमर, तुम कहना क्या चाहते हो? इसको अपनी बात में बीच में रोकता हुआ देखकर वो बोला था, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अब अबीहा तुम्हारे बारे में और गलत सोचेगी कि तुमने इसको किडनैप करवा कर यहाँ लाया, जबकि हकीकत तो ये है कि हमें बाद में मालूम हुआ था कि वो कौन है, वरना तुमने कभी ऐसा सोचा नहीं था। उमर इसकी बात याद करता हुआ बोला था, क्योंकि दराब ने कभी इसको यहाँ ज़बरदस्ती रखने के बारे में नहीं सोचा था। तुम ही बताओ, ये जानने के बाद कि वो किस जगह और किन लोगों के बीच काम कर रही है, तो मैं कैसे इसको वहाँ रहने देता? और वैसे भी इसको जो सोचना है सोचने दो उमर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी जगह से ही हूँ। और रही बात इसकी मुझे गलत सोचने की, तो सही वक्त आने पर इसकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी जब वो मेरे साथ रहेगी। अपनी बात ख़त्म करके वो लैपटॉप बंद करता अपनी जगह से खड़ा हुआ था। इसकी पूरी बात सुनने के बाद उमर खामोश ही रहा था। वो ठीक कह रहा था। अगर इसको बाद में पता चलता तो वो और ज़्यादा बदगुमान हो जाती, इनके बारे में और गलत सोचती। अच्छा ये छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम कब आ रहे हो इससे मिलने? इसको खामोश देखकर दराब फिर से बोला था, इसको तुम्हारे बारे में भी तो पता चलना चाहिए कि तुम कौन हो, क्या हो मेरे लिए। इसके लहजे में उमर के लिए मोहब्बत थी। अभी फ़िलहाल नहीं, जब तक इसका गुस्सा कम नहीं हो जाता, वरना इसको लगेगा कि मैं इसकी जासूसी करने जाता था क्लब में। उमर इसकी बात पे मुस्कुराकर बोला था, क्योंकि इसको पता था कि अबीहा इसको देख चुकी है क्लब में बहुत बार। इसको डर था कि अबीहा दराब का गुस्सा इस पर भी ना निकाल दे। ठीक है, जैसे तेरी मर्ज़ी। दराब को इसकी बात पे हंसी आई थी। वो अच्छे से जानता था कि वो अबीहा से मिलने क्यों मना कर रहा है। वो से ग्लास वाल के पास खड़ी बाहर के नज़ारों को देख रही थी।
इसको ऐसे खड़े कितना वक्त हो गया था इसको कुछ खबर नहीं थी। कल से वो फिर से इस कमरे में बंद होकर रह गई थी और दराब ने इसको मज़ीद तंग करना भी मुनासिब नहीं समझा था। अबीहा रह रह कर बस अपनी किस्मत पे रोना आ रहा था। इसको क्या सितम किया था किस्मत ने इस पे, जिस शख्स से बचने के लिए वो अपना घर अपना नाम तक बदल चुकी थी, मगर क्या फ़ायदा, वो इस वक्त इस शख्स के कैद में है। अब इसको ये लग रहा था कि इसकी इस कैद से आज़ादी अब मुमकिन नहीं है। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, चली जाऊँगी मैं यहाँ से। इसका इरादा अभी नहीं बदला था और पुख्ता हो गया था। अगर तुम्हारा शौक मनाना ख़त्म हो गया हो तो आ जाओ बाहर, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। दराब जब रूम में दाखिल हुआ तो इसको ग्लास वाल के पास खड़ा देखकर इसके पीछे खड़ा होकर इससे मुखातिब हुआ था। अबीहा जो अपनी सोचों में गुम खड़ी थी, इसकी आवाज़ पे होश में आई थी, लेकिन वो पलटी नहीं थी, ऐसे ही खड़ी थी। मुझे किसी से नहीं मिलना है, ना तो मुझे तुमसे मतलब है और ना ही तुम्हारे जुड़े किसी रिश्ते से, सो बेहतर है तुम यहाँ खड़े रह कर अपना वक्त ज़ाया मत करो। वह ऐसे ही खड़े खड़े तल्ख लहजे में बोली थी, जबकि आंखें अभी भी बाहर के नज़ारों को देख रही थी। मैंने तुमसे तुम्हारी मर्ज़ी नहीं पूछी है, आकर बाहर चलने को कहा है तो बाहर चलो। अबीहा का तल्ख लहजा महसूस करके दराब के माथे पे बल पड़ गए थे। इसने सख्ती से अबीहा का बाजू पकड़ा और तेज़ी से इसे अपने साथ खींचता हुआ बाहर ले जाने लगा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, मुझे नहीं मिलना है किसी से। अबीहा इसकी गिरफ्त से अपना बाजू आज़ाद कराने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर दराब तो जैसे इसकी सुन नहीं रहा था। वो इसको ऐसे ही अपने साथ लिए तेज़ तेज़ कदम उठाता लाउंज की तरफ बढ़ रहा था। मैंने कहा ना कि मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। अबीहा इससे पहले कुछ और कहती, सामने सोफे पे बैठी हस्ती को देखकर इसका वाक़ई का जुमला मुंह में ही रह गया। ये लीजिए, मिल ने अपनी बहू से लाउंज में रुक कर दराब इनसे मुखातिब हुआ था। अबीहा इसकी आवाज़ सुनकर उन्होंने गर्दन मोड़ के देखा तो दराब के साथ खड़ी लड़की को देखकर वो मुस्कुराती हुई इसके पास आई थी, जबकि अबीहा नासमझी से इन्हीं को देख रही थी। आखिर कौन थी जो इसको जानती थी, जबकि इसने तो शायद इनको पहली बार देखा था। माशाअल्लाह, तुम बचपन में जितनी खूबसूरत थी, बड़े होकर और खूबसूरत हो गई हो। उन्होंने इसका चेहरा थाम कर इसकी पेशानी चूमी थी। अबीहा को इनके लम्स से पता नहीं क्यों एक सुकून महसूस हो रहा था। मैं समझ सकती हूँ तुम मुझे पहचान नहीं पाई हो, क्योंकि जब तुम यहाँ आई थी तो बहुत छोटी थी, और मैं ये बात भी अच्छे से समझती हूँ कि आयशा ने कभी तुम्हें हमारे बारे में नहीं बताया होगा। फिर निकाह के बाद तुम दोबारा नहीं आई और ना तुम्हारी माँ। इनके मुंह से अपनी माँ के बारे में सुनकर अबीहा की आंखें नम हुई थी। वो इसको अपने साथ सोफे पे लेकर बैठ गई थी और अबीहा बस इनको सुन रही थी। इसको न जाने क्यों इनसे एक अपनापन महसूस हो रहा था। दराब भी वहीं सिंगल सोफे पे बैठा इन दोनों को देख रहा था। इसको अबीहा की बात बहुत अच्छी लगी थी कि इसने इनके साथ कोई तलख बात नहीं की थी। इसको आमना बेगम को यहाँ लाने का फ़ैसला बिल्कुल ठीक लगा था। क्या बात है इशल, मैं कल से देख रहा हूँ कि तुम कुछ परेशान लग रही हो। हसन ने इशल की तरफ देखकर कहा, जो ना जाने इधर उधर देखती किसी को तलाश कर रही थी। इशल, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? इसको अपनी तरफ मुतवज्जा ना देखकर हसन ने फिर से इसे मुखातिब किया था। हाँ हाँ, वो क्या कह रहे थे तुम? सॉरी, मैंने सुना नहीं। हसन के फिर से मुखातिब करने पर इशल ने भौखला कर इसकी तरफ देखा था। मैं ये पूछ रहा था तुम मुझे कल से कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात हुई है? हसन ने अपना सवाल फिर से दोहराया था। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलत लगा है, इसने मुस्कुरा कर बात को टालने वाले अंदाज में कहा था। अब वो इसको क्या बताती कि इसकी परेशानी की वजह क्या है। 2 दिन हो गए थे इस बात के वाक़े को। इशल कहीं ना कहीं इस दिन के बाद से उमर से डरने लगी थी। एक डर सा था जो इसके दिल में बैठ गया था, लेकिन जब भी इस हरकत को याद करती तो उमर पे गुस्सा उतना ही ज़्यादा आ जाता था। उमर की वजह से वो अब हसन से बात करने से भी डरने लगी थी, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं ये डर भी था कि उमर हसन को कुछ नुकसान ना पहुँचा दे। लेकिन इस बीच जो बात इसके लिए सुकून की थी, वो 2 दिन से उमर के क्लब में गैर मौजूदगी थी, इसलिए वो इस वक्त सुकून से हसन से बात कर रही थी। इशल, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझे बता सकती हो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? शायद मैं कुछ मदद कर सकूँ, हसन ने कहते के साथ ही इसके हाथ पे अपना हाथ रखा था। नहीं हसन, सच में ऐसी कोई बात नहीं है। इशल ने बहुत ही आराम से अपना हाथ इसके हाथ के नीचे से निकाल कर इसको जवाब दिया था। पता नहीं क्यों हसन जब से वापस आया था, इशल को इसका रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसका बार बार छूना इशल को बुरा लगता था। मजबूरी ये थी कि वो इसको कह भी नहीं सकती थी।
अच्छा, मैं अब चलती हूँ, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है। इशल वहाँ से उठते हुए बोली थी। अगर आज मेरी लेट ड्यूटी ना होती तो मैं ज़रूर तुम्हें छोड़ने जाता। हसन इसको देखता बोल रहा था, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊँगी, मुझे अब डर नहीं लगता, तुम परेशान मत हो। इशल इसकी बात का जवाब देकर बाहर निकल गई थी। अभी वो कुछ कदम दूर चल ही रही थी कि अचानक ही किसी ने इसके मुँह पे रुमाल रखा था। इशल इससे पहले कि कुछ करती, इसका सर एकदम से बुरी तरह चकराया और फिर इसकी आंखें बंद होती चली गई थी। वो अभी अभी आमना बेगम के रूम से अपने रूम में आई थी। जो भी था वो इनसे कोई तलख बात या बुरा रवैया नहीं रखा था। बहुत ही दिनों बाद इसको इस घर में कुछ अच्छा लगा था तो वो थी आमना बेगम की मौजूदगी। इनसे बात करके इसको बहुत सुकून महसूस हुआ था। इसको ये जानकर बहुत हैरानी हुई थी कि आमना बेगम दराब के घर की मुलाजमा थी, मगर जब दराब की माँ का इंतकाल हुआ तो उन्होंने ही अपने बेटे के साथ साथ दराब को भी परवरिश की थी और यूँ वो दराब के घर में मुलाजमा से इनके घर की एक फ़र्द बन चुकी थी। शोहर का तो इनके बहुत पहले इंतकाल हो चुका था। वो अपने रूम में जा रही थी जब इसकी नज़र ऊपर की तरफ जाती सीढ़ियों पर पड़ी। कुछ सोच कर इसने ऊपर की तरफ कदम बढ़ाए थे। वो पहले ही सब जगह देख चुकी थी, मगर इसको यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं मिला था। अभी वो ऊपर आई थी जब इसकी नज़र एक रूम पर पड़ी। ये रूम वो देख नहीं सकती थी क्योंकि वो पहले भी लॉक था। कुछ सोचकर वो फिर से इस रूम के पास आ गई थी और जैसे ही इसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, इस बार वो खुल गया था। वो हैरान होती अंदर दाखिल होती चली गई। इसने जैसे ही अंदर कदम रखा तो बस देखती ही रह गई थी। ये रूम तो इसके रूम से भी बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत था, जिसमें वो रो रही थी और इस रूम में भी ग्लास वॉल थी जिससे नीचे लॉन नज़र आ रहा था। बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वो बस इसी में खो गई थी। क्या बात है, तुम्हें तो बहुत जल्दी है मेरे रूम में आने की। वो खड़ी बाहर देख रही थी जब दराब की आवाज़ सुनकर चौंक कर पलटी थी। दराब बड़े आराम से अपना एक हाथ पैंट की पॉकेट में डाले इसी को देख रहा था, जबकि आंखों में शरारत थी। मुझे तो तुम्हें जान से मारने की भी बहुत जल्दी है। अगर कभी मौका लगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अबीहा इसे कहर आलूदा नज़रों से घूर रही थी। इसके अल्फाज से गुस्सा आया था इसको, जबकि दराब खड़ा इसकी आंखें देखकर ये सोच रहा था कि अगर वो निगाहों से मार सकती तो यकीनन दराब खान इस वक्त तड़प रहा होता। अपनी इस सोच पे दराब के होंठों पे हंसी आई थी। मुझे तुमसे नफ़रत है दराब खान, बेपनाह नफ़रत। इसकी हंसी देखकर अबीहा को लगा कि वो इसका मजाक बनाकर एकदम से वो गुस्से से चलाई थी। एहतियात से बेगम, बेपनाह नफ़रत और बेपनाह मोहब्बत एक ही दो पहलू होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये नफ़रत मोहब्बत में बदल जाए। इसकी बात अबीहा को मज़ीद गुस्सा दिलाने के लिए कामयाब रही थी। गलत फहमी है तुम्हारी, तुम जैसे इंसान से सिर्फ नफ़रत की जा सकती है, वो भी बेइंतहा। वो इसकी तरफ उंगली उठाकर एक एक लफ्ज़ दांत कचकचाते हुए कह रही थी। दराब ने आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लिया था, जिसे अबीहा ने छुड़ाने की कोशिश की पर नाकाम रही थी। और अगर हो गया तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई जिसकी कोई हद ना हो, जो बेहद हो, बेइंतहा, तब क्या करोगी तुम? दराब खान ऐसे ही इसका हाथ थामे इसकी आंखों में देखकर बोल रहा था। इसकी आंखों में एक जुनून था, दीवानगी थी। अबीहा ने फ़ौरन से अपनी नज़रें दूसरी तरफ मोड़ ली थी। पता नहीं क्यों वो ज़्यादा देर तक इसकी आंखों में कुछ देख नहीं सकती थी। इसके इस तरह से नज़रें फेर लेने पर दराब मुस्कुराया और अबीहा का थामा हुआ हाथ अपने सामने करके इसकी हथेली पर अपने लब रख दिए थे। हाथ छोड़ो मेरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? दराब की हरकत पे अबीहा का चेहरा एकदम से सुर्ख हुआ था। इसने दूसरे हाथ से इसको दूर करना चाहा था पर दराब ने इसका दूसरा हाथ भी अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अब वो मुकम्मल इसकी पकड़ में थी और ख़ुद को आज़ाद कराने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तुम मेरी पकड़ में मचलती हुई कितनी अच्छी लगती हो मुझे, ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता। करती रहो कोशिश। दराब इसको देखकर मुस्कुरा रहा था। अबीहा को इसकी मुस्कुराहट जहर लग रही थी। अबीहा को जब लगा कि इस तरह से बात नहीं बन रही तो इसने दराब के हाथ पर अपने दांत गाड़ दिए थे, जबकि दराब पे तो कुछ असर नहीं हो रहा था। वो बस खामोशी से खड़ा इसको मेहनत करते हुए देख रहा था, पर फिर इसको इस पे तरस आ गया था। दराब ने पल में इसके हाथों को आज़ाद किया तो वो बिना इसकी तरफ देखे दौड़ती हुई रूम से बाहर निकल गई थी। इसके जाने के बाद दराब ने अपना हाथ देखा जहाँ से अब हल्का सा खून निकल रहा था। इसने अपने लबों से इसके दांतों से बने निशान को छुआ था और ख़ुद ही मुस्कुरा दिया। इसकी जब आँख खुली तो सर में दर्द की एक तेज़ लहर दौड़ रही थी, तो तकलीफ़ की वजह से इसने फिर से अपनी आंखें बंद की थी। कुछ देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद इसने फिर से हिम्मत करके अपनी आंखें खोली थी, मगर आंखें खोलते ही जो कमरा इसकी नज़रों के सामने आया था वो कमरा बिल्कुल इसका नहीं था। वो एकदम से झटके से उठ बैठी थी।
इसने जैसे ही दिमाग पर जोर दिया तो कल का पूरा वाक़या इसकी आंखों के सामने घूमने लगा। जब वो क्लब से घर जाने के लिए निकली थी तो किसी ने पीछे से इसके मुंह पर कुछ रखा था। इसके बाद क्या हुआ इसको कुछ याद नहीं आ रहा था। इसका मतलब है कि किसी ने मेरा किडनैप किया है। ये सोच आते ही इसके पूरे बदन में खौफ की लहर दौड़ गई थी। इसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो आखिर कौन कर सकता है ये। अपनी बेबसी में एकदम से इसकी आंखें गीली हो गई थी। वो इन सोचों में गुम थी कि एकदम से इसको बाहर से कोई आवाज़ आई तो इसके डर में मज़ीद इजाफा हुआ था। वो डरी सहमी सी बेड से उठी और दरवाजे तक गई और दरवाजे को खोलना चाहा था। इसकी हैरानी तब बढ़ी जब दरवाज़ा खुल गया था। मतलब वो यहाँ से निकल सकती है। ये सोच आती ही वो हिम्मत करके तेज़ी से रूम से बाहर निकली थी। रूम से बाहर निकलते ही इसको अंदाज़ा हो गया था कि ये एक छोटा सा अपार्टमेंट है, क्योंकि सामने ही लाउंज था और साइड पे ओपन किचन जहाँ कोई खड़ा था। इशल की इस तरफ पीठ थी, इसलिए वो इशल को देख ना सका था। इशल आहिस्ता से कदम उठाती बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। अरे उठ गई तुम, चलो अच्छा है, वरना मैं तुम्हें उठाने ही आ रहा था। वो जो बाहर दरवाजे की तरफ जा रहे थी, जानी पहचानी आवाज़ पे इसके बढ़ते कदम एकदम से रुके थे। इसने जैसे ही गर्दन मोड़ कर देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर एक पल के लिए हैरान रह गई थी। फिर सब बात सोचने समझ में आने के बाद इस हैरानी की जगह गुस्से ने ले ली थी। जबकि उमर इसके घुरी को नज़रअंदाज करता टेबल पे नाश्ता रख गया था। तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इस बार इसने हद ही कर दी थी। वो इसकी तरफ गुस्से से बड़ी थी। नाश्ता कर लो पहले, ये ठंडा हो जाएगा। उमर इसकी बात को नज़रअंदाज करता हुआ बोला था, जबकि इसकी बात पे इशल का खून ही तो जल गया था। तुम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो इसको सुकून से नाश्ता करते देखकर बोली थी, कोई बात नहीं, आप सोच लो मैं क्या हरकत कर सकता हूँ और क्या नहीं। वो आराम से नाश्ता कर रहा था। इशल का बस नहीं चल रहा था कि सामने रखा गर्म चाय का कप इसके मुंह पे मारे। वहाँ जाना बेकार है क्योंकि दरवाज़ा लॉक है। इशल जो फिर से बाहरी दरवाजे की तरफ देख रही थी कि पीछे से इसको उमर की आवाज़ ने रोका था। आखिर तुम बता क्यों नहीं रहे हो, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। और फिर से इसके सर पे खड़ी इस पे सवाल कर